1945 का वसंत, जर्मनी। एक 11 साल का लड़का है, हेलमुथ। वो अपने बिस्तर में है और अपने माता पिता की कुछ बहुत गंभीर बातें सुन रहा है। उसके पिता, जो शहर के एक जाने माने डॉक्टर थे, उसकी माँ से पूछ रहे हैं, क्या हमें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या मुझे अकेले ही मर जाना चाहिए। और वो ये भी कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वही करेंगे जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। मतलब एक डर था, बदले का डर। बिल्कुल। और अगले ही दिन वो पिता हेलमुथ को जंगल ले गए। वहां उन्होंने पुराने बच्चों के गीत गाए और उसके बाद पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हाँ, हेलमुथ ने अपने पिता की खून से सनी वर्दी को घर की अंगीठी में जलते हुए देखा। ये मंजर उसके दिमाग में ऐसा बैठा कि अगले 9 साल तक उसने घर पर खाना नहीं खाया। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। पर ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, है ना? बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेंगे कि आखिर हेलमुथ के पिता ने ऐसा क्यों किया, वो किस बात से इतना डरे हुए थे। बिल्कुल। हेलमुथ के पिता एक नात्सी थे, एडोल्फ हिटलर के समर्थक। तो ये चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था, उस विचारधारा की है जिसे हम नात्सीवाद कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जर्मनी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। 1918 में जर्मनी ये युद्ध हार गया। वहां के सम्राट ने गद्दी छोड़ दी और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का मौका मिला। हाँ, वाइमार नाम की जगह पर एक राष्ट्रीय सभा मिली और एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। इसे वाइमार गणराज्य कहा गया। और इसमें महिलाओं समेत सभी को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत लगती है। हाँ, कागज पर तो ये बहुत ही प्रगतिशील था। लेकिन इस नए गणतंत्र को जर्मनी के ही बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी वर्साई की संधि। ये वो शांति समझौता था जो जीतने वाले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोपा था। और ये बहुत ही कठोर और अपमानजनक था। कितना अपमानजनक? मतलब युद्ध हारने पर कुछ शर्तें तो लगती हैं, लेकिन ये शर्तें जर्मनी को तोड़ने वाली थीं। सोचिए, जर्मनी को अपने सारे विदेशी उपनिवेश छोड़ने पड़े, अपनी आबादी का 10वां हिस्सा, 13% जमीन गंवानी पड़ी। 13% जमीन? और सिर्फ जमीन ही नहीं, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों को दे दिए गए। सेना लगभग भंग कर दी गई। 1 मिनट, 75% लोहा? ये तो किसी भी देश के औद्योगिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे चुभने वाली बात थी वॉर गिल्ट क्लॉज। मतलब युद्ध के सारे नुकसान की जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी गई और उस पर 6 अरब पाउंड का मुआवजा लगा दिया। 6 अरब पाउंड? हाँ, तो बहुत से जर्मनों को लगा कि ये कोई शांति संधि नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अपमान है, और उन्होंने इसका दोष अपनी ही नई सरकार वाइमर गणराज्य पे मढ़ दिया। अच्छा, तो सरकार के समर्थकों को नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। हाँ, उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो देश में पहले दिन से ही एक गुस्सा और कड़वाहट का माहौल था। और इसी माहौल में एक और बड़ी मुसीबत आई, आर्थिक संकट। एक नहीं बल्कि 2 बड़े संकट। पहला आया 1923 में। जर्मनी को मुआवजा सोने में देना था, पर उसके स्वर्ण भंडार खत्म हो गए थे। जब उसने मना किया तो फ्रांस ने उसके रूर नाम के औद्योगिक इलाके पर कब्जा कर लिया, जहां सारा कोयला था। सही। इसके जवाब में जर्मन सरकार ने अंधाधुंध कागजी नोट छापना शुरू कर दिया। और इससे तो पैसे की कीमत एकदम गिर गई होगी। गिर गई, खत्म ही हो गई। इसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। हालत ये थी कि अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर 24,000 मार्क का था और दिसंबर तक खरबों मार्क का हो गया। खरबों में? हाँ, लोग एक पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ियों में नोट भर कर ले जा रहे थे। ये एक आर्थिक तबाही थी। बाद में अमेरिकियों ने डॉस योजना से कुछ मदद की, लेकिन फिर 1929 की महामंदी आ गई। बिल्कुल। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिरा, और क्योंकि जर्मनी की रिकवरी अमेरिकी कर्जों पर ही टिकी थी, तो इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पर पड़ा। तो हालात और खराब हो गए। बहुत ज्यादा। 1932 तक औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया था। 60 लाख लोग बेरोजगार थे। सड़कों पर लोग गले में तख्ती लटकाए घूमते थे, जिस पर लिखा होता था, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। ऐसे में तो लोगों का अपनी सरकार से भरोसा उठना लाजमी है। पूरी तरह उठ चुका था। और इसकी एक वजह वाइमार गणराज्य के संविधान की अपनी कमजोरियां भी थीं। क्या कमजोरियां थीं? देखिए, 2 बड़ी कमियां थीं। पहली थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
मतलब किसी एक पार्टी को कभी बहुमत मिलता ही नहीं था। हमेशा गठबंधन सरकारें बनती थीं जो बहुत अस्थिर होती थी। और दूसरी और सबसे खतरनाक कमी थी संविधान का अनुच्छेद 48 कर सकते थे। मतलब तानाशाही की शक्ति। एक तरह से हाँ, और इस अनुच्छेद का जमकर इस्तेमाल भी हुआ। लोकतंत्र बस नाम का रह गया था। तो माहौल एकदम तैयार था। एक हारा हुआ देश, निराश लोग और एक नाकाम होती लोकतांत्रिक व्यवस्था। और इसी खालीपन को भरने के लिए एडोल्फ हिटलर सामने आया। बिल्कुल। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, गरीबी में बचपन बीता। पहले विश्व युद्ध में एक साधारण सैनिक था, लेकिन जर्मनी की हार और वर्साई की संधि ने उसे गुस्से से भर दिया था। और 1919 में उसने एक छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जिसे बाद में उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नात्सी पार्टी का नाम दिया। लेकिन शुरू में तो इस पार्टी को कोई खास समर्थन नहीं मिला था। 1928 के चुनाव में सिर्फ 2.6% वोट। हाँ, लेकिन फिर आई 1929 की महामंदी। अच्छा, की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसा क्या था हिटलर में? वो एक शक्तिशाली वक्ता था। वो लोगों को सपने दिखाता था। वो अपनी रैलियों में चीख चीख कर कहता था कि वो एक मजबूत राष्ट्र बनाएगा, वर्साय के अन्याय का बदला लेगा और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा। और उसके राजनीति में भव्य प्रदर्शनों का बड़ा रोल था, है ना? वो विशाल रैलियां, स्वास्तिक वाले लाल झंडे, नाज़ी सलाम। हाँ, भाषणों के बाद तालियों की गड़गड़ाहट। ये सब लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए था। नाज़ी प्रचार ने हिटलर को एक मसीहा के रूप में पेश किया। और 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे चांसलर बना दिया। हाँ, ये सत्ता का सबसे ऊंचा पद था। और सत्ता हाथ में आते ही उसने सबसे पहले लोकतंत्र को ही खत्म करना शुरू किया। कैसे? 1 महीने बाद ही जर्मन संसद की इमारत में एक रहस्यमयी आग लग गई। हिटलर ने इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगाया और तुरंत एक अग्नि अध्यादेश जारी कर दिया। ये वही अनुच्छेद 48 वाली शक्ति का इस्तेमाल था। बिल्कुल। इस एक अध्यादेश से भाषण, प्रेस और सभा की आजादी जैसे सारे नागरिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए गए। और फिर कम्युनिस्टों का दमन शुरू हुआ। हजारों कम्युनिस्टों को पकड़कर नए बने यातना शिविरों में भेज दिया गया। और फिर आया वो कानून जिसने सब कुछ बदल दिया, विशेषाधिकार अधिनियम या इनेबलिंग एक्ट। सही। 3 मार्च 1933 को यह पास हुआ। इस एक कानून ने हिटलर को संसद को दरकिनार करने और सिर्फ अध्यादेशों के जरिए शासन करने की सारी शक्तियां दे दी। मतलब जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो गई। हाँ, नाज़ी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। और इस तानाशाही को बनाए रखने के लिए गेस्टापो, एसएस और एसडी जैसे खूंखार सुरक्षा बलों का गठन किया गया। जर्मनी एक पुलिस स्टेट बन गया। तो अब हिटलर के पास असीमित ताकत थी। पर वो इस ताकत का करना क्या चाहता था? उसकी विचारधारा क्या थी? उसकी विचारधारा बहुत सरल और उतनी ही खतरनाक थी। वो 2 मुख्य बातों पर आधारित थी। पहली, नस्लीय पदानुक्रम। मतलब? नात्सियों का मानना था कि सब इंसान बराबर नहीं है। सुनहरे बालों, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर हैं और यहूदी सबसे निचले पायदान पर। ये योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का एक बहुत ही विकृत रूप था। ये तो बहुत भयानक सोच है। और दूसरी बात? दूसरी थी लेबेनस्ट्रॉम यानी जीवन परिधि। हिटलर का मानना था कि जर्मनों को बसने के लिए और जमीन चाहिए और ये जमीन पूर्व की ओर विस्तार करके मिलेगी। और इस विचारधारा को उसने जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले अवांछनीय माने जाने वाले लोगों का सफाया शुरू हुआ। हाँ, और इस लिस्ट में सिर्फ दूसरी नस्ल के लोग ही नहीं थे। इसमें वो जर्मन भी शामिल थे जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे। उन्हें यूथेनेशिया कार्यक्रम के तहत मार दिया गया। और जिप्सी, अश्वेतों, रूसियों और पोल्स को भी हीन माना गया। हाँ, उन पर भी अत्याचार हुए, लेकिन सबसे बड़े पीड़ित बने यहूदी। उनके उत्पीड़न को कैसे अंजाम दिया गया? ये 3 चरणों में हुआ। पहला चरण था बहिष्कार, जो 1933 से 1939 तक चला। 1935 के न्यूरेमबर्ग नागरिकता कानून से यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई। जर्मनों से उनकी शादी पर रोक लगा दी गई। उनके व्यवसायों का बहिष्कार हुआ और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। दूसरा चरण था घेराबंदी। हाँ, उन्हें घेटो नाम की अलग-थलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जहां भूख और बीमारी का बोलबाला था। और तीसरा और सबसे खौफनाक चरण था विनाश। 1941 के बाद शुरू हुआ, जिसे वो यहूदियों के लिए अंतिम समाधान कहते थे।
उन्हें मालगाड़ियों में भरकर पोलैंड में बनाए गए मृत्यु शिविरों में ले जाया गया और गैस चैम्बरों में मार दिया गया। और यही वो हकीकत थी जिससे हेलमुथ के पिता डर रहे थे। बिल्कुल, उन्हें डर था कि जो उन्होंने यहूदियों के साथ किया, अब मित्र राष्ट्र वही उनके साथ करेंगे। यह सोचना भी मुश्किल है कि एक आधुनिक समाज में ये सब कैसे हो रहा था ना। नासी शासन ने समाज के हर हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, है ना? खासकर युवाओं पर। हाँ, हिटलर का मानना था कि बच्चों के दिमाग पर कब्जा करना जरूरी है, इसलिए सभी स्कूलों को साफ किया गया। साफ किया गया मतलब यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय शिक्षकों को निकाल दिया गया। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे। और किताबों को भी बदल दिया गया। हाँ, स्कूली पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया, नस्लीय विज्ञान पढ़ाया जाने लगा, बच्चों को वफादार, आज्ञाकारी, यहूदियों से नफरत करने और हिटलर की पूजा करने के लिए सिखाया गया। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों के लिए हिटलर यूथ में शामिल होना अनिवार्य था। सही, जहां उन्हें आक्रामकता और हिंसा की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तो बच्चों के दिमाग को जहर से भरने जैसा है। और महिलाओं के बारे में उनकी क्या सोच थी? महिलाओं की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया। लड़कियों को सिखाया गया कि उन्हें अच्छी मां बनना है और शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का पालन पोषण करना है। और जो महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें सम्मानित किया जाता था। हाँ, 4 बच्चों के लिए कांस्य, 6 के लिए रजत और 8 या उससे ज्यादा के लिए स्वर्ण सम्मान क्रॉस दिए जाते थे। लेकिन अगर कोई महिला किसी यहूदी के साथ संपर्क रखती थी तो उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था। उनके सिर मुंडवा दिए जाते, चेहरे काले कर दिए जाते और गले में तख्तियां लटकाकर शहर में घुमाया जाता था। ये सब एक बहुत ही कुशल प्रचार तंत्र के जरिए किया जा रहा था। उन्होंने भाषा का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा। उन्होंने कभी हत्या या वध जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार कहा गया, यहूदियों के सफाई को अंतिम समाधान, विकलांगों की हत्या को दया मृत्यु, हाँ, और गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था, जो नकली शावर हेड वाले बाथरूम की तरह दिखते थे। भाषा का इस्तेमाल सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए किया गया। और द इटर्नल जू जैसी फिल्में भी बनाई गई। इनमें यहूदियों को कीड़े मकोड़े, चूहे और कीट के रूप में दिखाया गया। ये सब नफरत पैदा करने के लिए था। जब आप किसी समूह को लगातार अमानवीय बताते हैं, तो आम लोगों के लिए उनके खिलाफ हो रही हिंसा को स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध की राख, आर्थिक निराशा और एक कमजोर लोकतंत्र से। इन परिस्थितियों ने एक शक्तिशाली वक्ता और उसकी घृणित विचारधारा को पनपने का मौका दिया। और ये विचारधारा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। नहीं, इसे कानून, आतंक और प्रचार के माध्यम से व्यवस्थित रूप से लागू किया गया, जिसके परिणाम में इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार हुआ। बिल्कुल। इन स्रोतों से पता चलता है कि नात्सीवाद ने लोगों के दिमाग पर कैसे काम किया, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया और उनकी नफरत और गुस्से को अवांछनीय लोगों की ओर मोड़ दिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचना चाहिए। हाँ, कि आखिर कौन सी सामाजिक परिस्थितियां और मनोवैज्ञानिक कमजोरियां लोगों को ऐसी खतरनाक विचारधाराओं के प्रति इतना संवेदनशील बना देती हैं, और आज हम इन चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं।